हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल करकी एजुकेशनल हब पर। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 साइंस में फिजिक्स पार्ट की तैयारी हम कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने साइंस सब्जेक्ट विषय साइंस की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से कर रहे होंगे। इसमें चैप्टर नंबर 1 चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसी किसी बुक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अलग कर दिया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अलग कर दिया, जो दो चैप्टर बना दिया है। तो इसमें चैप्टर से नहीं मतलब है, आप इस दोनों को एक चैप्टर में पढ़ सकते हैं, अलग भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज चाहे प्रकाश परावर्तन का एक चैप्टर बना दीजिए, प्रकाश अपवर्तन का दूसरा चैप्टर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 3 सूत्र बताए गए। F=R/2, जिसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का रिलेशन बताया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। M=Y2/Y1 -B/U। Y2 को H' भी लिखता है और Y1 को H लिखता है, तो इसलिए H'/H भी मिल सकता है। I/O भी मिल सकता है। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी मिल सकता है। और 1/F=1/V+1/U ये जो है एक मिरर फार्मूला 1/F=1/V+1/U। ये मिरर फार्मूले पे भी बेस्ड क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको बताए गए। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का संग्रह आपको पिछले वीडियो में मिल चुका है, जो इम्पोर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल आपको लगाने चाहिए उस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगभग पूरा आ जाएगा। अब आप आज की कक्षा में हमको क्या पढ़ना है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन में आपने प्लेन सरफेस से और स्फेरिकल सरफेस से दोनों रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। अब हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश अपवर्तन के नियम, और व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड काइंड्स, यानी कि अपवर्तनांक क्या है तथा इसके प्रकार। अपवर्तनांक क्या होता है और अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताया जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ भी बताए जाएंगे, कुछ फार्मूले आपको यहाँ भी मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट फार्मूले होंगे। तो रिफ्रैक्शन एक ऐसी फिनोमिना है, यानी रिफ्रैक्शन एक ऐसी घटना है जो आप अपने आसपास भी कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिकल के जरिए देख भी सकते हैं। लाइट के रिफ्रैक्शन की फिनोमिना को आप खुद अपने घर पे भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप एक जो है बाल्टी ले लीजिए या एक छोटा सा गिलास ले लीजिए, उसमें कोई पेंसिल डाल दीजिए। आप डालने के बाद क्या देखेंगे कि उस पेंसिल को जो पानी के भाग में डूबा हुआ होगा कुछ तिरछा दिखाई देगा। तो ये किसके द्वारा होता है? ये रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि आप जहां पर हैं वहां मीडियम दूसरा है। पेंसिल प्रकाश किरण पानी में जा रही है, तो पेंसिल पानी में डूबा हुआ है, तो वहां मीडियम दूसरा हो गया। तो लाइट रे क्या होगी? लाइट रे ये डेविएट हो जाती है या अवे हो सकती है। डेविएट भी हो सकती है, अवे भी हो सकती है। किससे? नॉर्मल, बियॉन्ड टू नॉर्मल हो सकती है और अवे फ्रॉम नॉर्मल हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे, देखेंगे। आज आप इस फार्मूले को नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। आज का टारगेट क्या है, इसको नोट कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। पहला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन हमें कैसे पढ़ना है इसको ध्यान दीजिए। पहले प्रकाश का अपवर्तन हमको क्या पढ़ना है इसमें और कैसे पढ़ना है, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो पहली टॉपिक आप इसको हेडिंग बनाएंगे। आज की हेडिंग है, ये आज की हेडिंग है आपकी।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अब ध्यान दीजिएगा, आपने प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रॉपर्टी में आपको ये बताया गया प्रकाश जो है वह एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रेवल करता है, ऑलवेज, यानी हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है। आप कहीं भी बैटरी चलाते हैं तो वो हमेशा एक सीधी रेखा में जाती है, लेकिन उसके आगे मार्ग में अगर कोई ऐसा सरफेस आ जाता है जिसके वो आर पार ना जाए तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के रिटर्न आ जाता है। और अगर कोई ऐसा सरफेस है जो जिसके आर पार जा सकता है तो वो सीधा सीधा निकल जाता है, कहीं डेविएट नहीं होता है। ये तब होगा जब मीडियम एक हो, सेम मीडियम हो, यानी जिस मीडियम में चल रही हो उसी मीडियम में ही चलती रहे, तब ऐसा होगा कि प्रकाश रे जो है वो एक सीधी रेखा में चली जाएगी। लेकिन अगर मीडियम बदल गया, जैसे आप एयर से वाटर में ले जा रहे हैं, एयर से वाटर में, तो एयर एक मीडियम हो गया और वाटर एक दूसरा मीडियम हो गया। एयर एक मीडियम हुआ और वाटर एक दूसरा मीडियम हो गया। तो एयर से वाटर में जब जाएगा तो वह जो है सीधी रेखा से थोड़ा भटक सकता है, थोड़ा बियॉन्ड हो सकता है, थोड़ा डेविएट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। इसका मतलब लाइट का जो पाथ होता है वह स्ट्रेट लाइन केवल एक मीडियम के लिए होता है, वो किसी एक मीडियम में चलता रहे। जल में अगर चला तो जल में ही चलता रहे, वाटर ये एयर में चल रहा तो एयर में ही चलता रहे, ग्लास में चल रहा है ग्लास में तो केवल ग्लास वाले मीडियम में ही चलता है, कांच में चल रहा है तो केवल कांच में ही चलता रहे। किसी भी अगर पार्टिकुलर एक मीडियम में चल रहा है, किसी विशेष एक माध्यम में चल रहा है तो वहां पर डेविएट हो ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, रिफ्लेक्ट हो सकता है, उसके सामने कोई सरफेस आ जाए तो रिफ्लेक्ट हो सकता है उसी मीडियम में, लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। रिफ्रैक्शन होने के लिए मीडियम चेंज होना जरूरी है। जब मीडियम चेंज होगा तभी रिफ्रैक्शन होगा। जैसे अगर सपोज कर लो आप एक लाइन खींच दीजिए, ये एक लाइन है, यानी एक ऐसी लाइन है जो दो मीडियम को अलग कर रही है। मैं मान लेता हूं कि नीचे यहाँ मीडियम वाटर वाला है, कौन सा है? वाटर, पानी के कण है। और ऊपर जो है, थोड़ा सा इधर बनाता हूँ फिगर, मुझे दो फिगर बनाना है ना, तो थोड़ा सा इधर करके बनाता हूँ, देखिएगा। जैसे देखिए नीचे क्या है, ये आपका वाटर है, ये क्या है? वाटर के मालिक्यूल है नीचे, और ऊपर क्या है? एयर है। यहाँ पर कुछ नहीं डाल रही, आप एयर समझिए। यहाँ पर क्या है? एयर, और ये मीडियम कौन सा है? वाटर यानी जल, और ये एयर। इसको मीडियम 1 मान लिया जाए और इसको मीडियम 2 मान लिया जाए। मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों को एक, मतलब दोनों को सेपरेट करने के लिए एक मैंने क्या कर दिया है, एक लाइन खींच दिया है। यही लाइन जो है वह मीडियम 2 को मीडियम 1 से अलग कर रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब प्रकाश किरण इस पर पड़ेगी यहाँ पर, तो अभी तक तो एक मीडियम से जा रहे थे तो सीधी चले जा रही थी। अब यहाँ मीडियम चेंज हो गया, यहाँ मीडियम चेंज हो गया। तो अगर मीडियम चेंज हो गया तो आप जहां पर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है इससे एक नॉर्मल खींच दीजिए। तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर जो है यह लाइट रे एयर से वाटर में जा रही है, तो एयर का मतलब है यह जो आपका मीडियम है यह है विरल। ये क्या है? विरल, यानी कि रेयर है। क्या है? रेयर। और यह है आपका सघन, यानी कि यह है डेंसर। यह क्या है? डेंसर। और यह है रेयर। तो अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो यहां पर पार्टिकल नहीं है कुछ,
यहाँ पर प्रकाश किरण को रोकने के लिए कोई पार्टिकल नहीं है और यहाँ पर रोकने के लिए पार्टिकल है, तो इससे है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेलोसिटी कम हो सकती है, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है, यहाँ पर ज्यादा हो सकती है, यहाँ पर कम हो सकती है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल जो है वो फैले हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो उसके कण से टकराएगी, तो पार्टिकल से जब टकराएगी, कण से जब टकराएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो सकती है, वेलोसिटी उसकी स्लो हो सकती है। तो क्या होगा, जब अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो वो बियॉन्ड टू नॉर्मल हो जाएगी। ये अगर मान लो ये नॉर्मल है आपका, ये क्या है? नॉर्मल। तो ये क्या होगा? बियॉन्ड टू नॉर्मल हो जाएगी, बियॉन्ड टू नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन यही प्रकाश किरण अगर ऐसे होगी, सपोज कर लो यही ऐसा हो गया, ऐसी घटना आ गई इसमें। अभी इसमें हर एक पॉइंट को और भी समझाया जा रहा है विस्तार से, अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। अभी जैसे मान लो कि मीडियम आप जो है इस बार ऊपर यहाँ ले लीजिए, ये इसको ऊपर कर दीजिए, चाहे नीचे ही रहने दीजिए, चलिए ठीक है नीचे ही रहने देता हूं मैं। ये आपका वाटर हो गया, ये एयर हो गया, ये क्या हो गया? वाटर। ये मीडियम 1 हुआ और ये क्या हुआ? मीडियम 2 हुआ। इस बार प्रकाश किरण यहां से जा रही है, तो यहां तो सीधी जाएगी। उसके बाद इसके सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रा कर दीजिए, नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया। तो यहां तो प्रकाश की वेलोसिटी स्लो रही होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर पार्टिकल मिल रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जाएंगे तो कोई पार्टिकल नहीं है, एयर है, यानी खाली है एकदम। तो क्या होगा? यह जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ये देखिए, यहाँ बियॉन्ड टू नॉर्मल और यहाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसके फिनोमिना को भी रिफ्लेक्शन कहेंगे और इसके फिनोमिना को भी रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये भी फिनोमिना, ये फिनोमिना जो हो रही है ये भी रिफ्लेक्शन की है और ये भी रिफ्लेक्शन की, दोनों फिनोमिना रिफ्लेक्शन की। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि इसमें रेयर से डेंसर में जा रही है, यानी विरल से सघन में जा रही है। विरल से जब सघन में जाएगी तो ये बियॉन्ड टू नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब सघन से विरल में जाएगी, अब ये आपका मीडियम कौन सा है? ये सघन है और ये कौन सा है? विरल है। तो जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, तो ये क्या होगी? यह जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, यही नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। यह आपका नॉर्मल है, क्या है? नॉर्मल। अब देखिए आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? तो आने वाली किरण को बोलते हैं आप क्या? आपकी किरण, इंसिडेंस रे। तो ये हो गया आपका आपकी किरण, इसको मैं IR लिख दे रहा हूं। और जाने वाली किरण जो है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टिव रे, उसको मैं RR लिख दे रहा हूं, RR। और जहां से ये ऐसी फिनोमिना जहां से हो रही है, इसके पॉइंट को हम बोलते हैं अपवर्तन पॉइंट, ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन पॉइंट। इसको मैं O से लिख दे रहा हूं, इसे लिख दे रहा हूं O से। और ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल। ये क्या हो गया? नॉर्मल। तो IR से नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल I। क्या होगा? एंगल I। ये आपका हो गया एंगल I, ठीक है। और नॉर्मल से RR के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? एंगल R। सेम ऐसे इसमें भी कर दीजिए। इसमें ये जा रही है तो ये आपका हो जाएगा एक एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? R। ये आपका R एंगल होगा। तो ये I होगा, I, क्योंकि यहां से जा रही है ना, प्रकाश किरण यहां से जा रही है, तो ये आपका I होगा। ये क्या होगा? I। और यहां से गुजर रही है तो ये क्या होगा? R होगा। क्या होगा? R। क्यों? क्योंकि ये IR है ना, और ये क्या है? RR है, और ये पॉइंट क्या है? O है। तो ये IR है, तो IR और नॉर्मल के बीच में जो बनेगा वो I एंगल होगा, इंसिडेंस एंगल होगा। और RR और जो नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा वो रिफ्रैक्टिव एंगल होगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे R। क्या बोलेंगे? R, रिफ्रैक्शन वाला एंगल, ठीक है। तो ये होती है फिनोमिना किसकी? अपवर्तन। अब हम बता लेंगे क्या कि जब लाइट रे, यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि झुकी भी है और दूर भी हटी है। तो आप कह सकते हैं अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन है। When light ray entered one medium to another medium, then light ray beyond to normal or away from normal. This phenomena of light ray is known as refraction of light. यह फिनोमिना जो लाइट की हो रही है, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमिना को अपने घर पे भी देख सकते हैं। आप एक ग्लास में पानी ले लीजिए और उसमें कोई पेन या पेंसिल डाल दीजिए। आप देखेंगे कि जो पेन या पेंसिल का पार्ट पानी में डूबा हुआ होगा वह आपको तिरछा दिखाई देगा, हल्का तिरछा दिखाई देगा। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की किरण जो होती है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। देख रहे हैं, जाना किधर से चाहिए था भाई? अगर इसका ओरिजिनल पाथ देखा जाए तो इसका ओरिजिनल पाथ ये है। मैं इसको बना देता हूँ, ये देखो, इसका ओरिजिनल पाथ ये है। ऐसे जाना चाहिए था ना। अगर ये ऐसे गई होती तो हम जान लेते कि ये सीधे निकल गए। और यहाँ पर इसका ओरिजिनल पाथ ये है, ये देखो, ये ठीक है ना। तो अगर ये ऐसे निकल गई होती है, ऐसे इस तरह से ऐसे निकल गई होती है आगे की तरफ, तो हम कहते हैं कि ये डेविएट नहीं हुई है, इसका मतलब वो सीधे सीधे निकल गई है। लेकिन ऐसा हुआ कहाँ है? मीडियम चेंज होते डेविएट हो गई, यानी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई या बियॉन्ड टू नॉर्मल हो गई। तो प्रकाश किरण अवे फ्रॉम नॉर्मल या बियॉन्ड टू नॉर्मल होने के कारण हमें वो पेंसिल या पेन जो है वो तिरछी दिखाई, इसी वजह से। तो आप जो है रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट को नोट कर लेंगे, इसकी डिफिनेशन को नोट कर लेंगे। मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह नॉर्मल की तरफ यानी अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें हर एक पॉइंट को आप समझ लीजिए। आने वाली रे को क्या बोलेंगे भाई? इंसिडेंस रे, आपतित किरण। जाने वाली को रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टिव रे, अपवर्तित किरण। हालांकि आप वहां भी रिफ्रैक्टिव रे ही बोले थे ना, वहां भी तो आप रिफ्रैक्टिव रे ही बोले थे। तो आप जो है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव रे ही लिखिएगा, रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है, अपवर्तित किरण, ठीक। और आने वाले से आई आर से नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको इंसिडेंस एंगल आई लिखिएगा। और जाने वाले से आर आर से और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है, उसको क्या लिखिएगा? आर। सेम ऐसे इसमें भी लिख दीजिए। तो आप ये आप दोनों चित्र बना लीजिए, ये हो गया कंप्लीट। और माध्यम को हम मीडियम बोलते हैं, ठीक है। अगर ये आपका मीडियम 1 है तो ये क्या होगा? मीडियम 2 होगा। क्या होगा? मीडियम 2 होगा। मीडियम 1 से मीडियम 2 में, और यहाँ मीडियम 2 से मीडियम 1। तो जहां से जाएगी वो आई आर होगा, तो आई आर और नॉर्मल के बीच में आई होगा। और जहां से निकलेगी वो आर होगा, आर आर होगा, तो आर आर और नॉर्मल के बीच में क्या होगा? आर एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल होगा। आप इस चित्र को बना लीजिए। अपवर्तन को समझ गए होंगे। अब देखिए, इसमें आप हर एक पॉइंट को
नोट करना अगर चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। IR क्या है, RR क्या है, नॉर्मल क्या है, इंसिडेंस एंगल क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल क्या है, ठीक है। हर एक पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं। जैसे ओ रिफ्रैक्शन पॉइंट क्या है, ठीक है। नोट कर लिए इसको। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, देखिएगा। ये तो हुआ रिफ्रैक्शन आपका कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, या आप पहले माध्यम ही देख लीजिए। आप माध्यम की बात बार बार आ रही है, उसके मतलब मैं फिर लॉज बता रहा हूं। देखो यहां आ रहा है विरल माध्यम तथा सघन माध्यम, तो इनको समझ लीजिए पहले। यदि माध्यम में जो आपको बार बार सुनने को मिल रहा है विरल तथा सघन, ये क्या है इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो आपकी हेडिंग होगी विरल तथा सघन माध्यम। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेयरर एंड डेंसर मीडियम। रेयर एंड डेंसर मीडियम। देखो अब इसमें पहला रेयर मीडियम क्या है, यानी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो है विरल माध्यम क्या है। तो कहेंगे सर ऐसा माध्यम जिसमें उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर हो, जो कण है माध्यम के, जो कण है वो बहुत दूर दूर होंगे। जैसे एयर, तो एयर में जो पार्टिकल होते हैं वह दूर होते हैं। तो क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो अगर विरल माध्यम की डिफिनेशन लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण बहुत दूर स्थित होते हैं, उस माध्यम को विरल माध्यम कहा जाता है। और सघन माध्यम किसे कहते हैं, ऐसा माध्यम जिसमें उस माध्यम के कण बहुत पास होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम। उस माध्यम को क्या कहते हैं, सघन माध्यम। तो माध्यम दो प्रकार का होता है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या है ये आप समझ गए होंगे, और सघन माध्यम क्या ये भी समझ गए होंगे। कुछ पॉइंट और समझ लीजिए। विरल माध्यम में जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से कंपेरिजन कराएंगे तो हमेशा विरल माध्यम में स्पीड ज्यादा होगी। कैसे, जैसे सपोज कर लो एक रूम है, एक रूम में 3 बच्चों को दौड़ाएगा, वो तेजी से दौड़ेंगे। वही रूम में 100 बच्चों को दौड़ाया जाए तो वो स्लो दौड़ेंगे। क्यों, क्योंकि 100 बच्चे संख्या ज्यादा हो गई, पास रहेंगे, बहुत तेज नहीं दौड़ पाएंगे। और 3 बच्चे संख्या कम है, दूर रहेंगे, बहुत तेज दौड़ेंगे। तो 3 बच्चे वाला जो है रूम में वह विरल माध्यम है, वह क्या है, विरल माध्यम है। और 100 बच्चों वाला जो माध्यम है रूम में वह सघन माध्यम है। इसीलिए प्रकाश किरण विरल माध्यम में ज्यादा स्पीड से चलती है, ज्यादा अधिक चाल से चलती है। किससे कंपेरिजन में, सघन माध्यम की कंपेरिजन। चाल वहां पर क्या होती है, ज्यादा हो। और भी पॉइंट अभी आएगा तो उस पॉइंट से भी मैं समझाऊंगा। वेवलेंथ वाला जब पॉइंट आएगा तो वेवलेंथ वाले से भी समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वेवलेंथ वाला पॉइंट आपको मिले आगे, ठीक है। तो विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, ये आप नोट कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे कि विरल माध्यम तथा सघन माध्यम क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब आपको मिलता है अपवर्तन के नियम। क्या मिलता है, अपवर्तन के नियम। तो ध्यान दीजिएगा अपवर्तन के नियम क्या है, इसको भी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन के नियम
अपवर्तन के नियम, इंग्लिश में कहेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान देना, अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। आप जब चित्र बनाए थे तो दोनों चित्र में आप यही देखे होंगे कि नीचे एक मीडियम था और ऊपर एक मीडियम था। लाइट रे इस पे पड़ती थी, बीच में नॉर्मल होता था और ये इसके बियॉन्ड हो जाती थी ऐसे, ठीक है। बियॉन्ड टू नॉर्मल होगी, ये नॉर्मल था और ये आपकी IR थी और ये आपका क्या था, RR था, और यहां से जो पॉइंट था वो क्या था, रिफ्रैक्शन पॉइंट था। तो अब पहले नियम क्या बताएंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तन बिंदु से खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। इलेक्ट्रिक तीनों एक तल में है, कोई बोर्ड के ऊपर थोड़ी जा रहा है या कोई बोर्ड के अंदर थोड़ी जा रहा है। इसका मतलब पहले नियम क्या बन गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तन बिंदु से खींचा गया विलंब, खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होता है। यानी कि इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड ड्रा द नॉर्मल फ्रॉम द रिफ्रैक्शन पॉइंट आर लाइज सेम प्लेन। यानी तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, आप यहां से जो एंगल बना है इसको आई बोलिए, ये एंगल क्या होगा, आर होगा। तो दूसरा नियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है दूसरा नियम, द्वितीय नियम ध्यान दीजिएगा। अगर प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य न बदली जाए, तरंगदैर्घ्य वही रहे, मतलब अगर यहाँ लाल प्रकाश किरण है तो लाल प्रकाश की किरण जाए, ये सफेद है तो ये सफेद वाली ही है। यानी एक वर्णीय प्रकाश हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो जो IR के बीच में एंगल है और जो RR के बीच में एंगल है, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हमेशा नियत होगा। इसको कहते हैं द्वितीय नियम। अब इसका रेशियो क्या होगा, इसके रेशियो की जया, अब जया का मतलब साइन आई, ठीक है, साइन आई, यानी साइन आई और साइन आर, इन दोनों का जो रेशियो होगा, यह रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कैसे बोलेंगे, फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी एक वर्णीय प्रकाश के लिए, एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिएगा साइन आई, नोट कर लीजिए इसको। एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिएगा साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिएगा साइन आर, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल नियम भी कहते हैं। इंपोर्टेंट है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट या नियतांक, इसे हम स्नेल नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल नियम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्नेल लॉ क्या होता है, स्नेल नियम क्या होता है, तो आप ये बता दीजिए। क्या, एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिएगा साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिएगा साइन आर, अपवर्तन कोण कीजिएगा साइन आर, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, जैसे हम स्नेल नियम कहते हैं। अब यहाँ जो आपको एक कांस्टेंट मिलता है, नियतांक मिलता है, नियतांक की जगह पे एक क्वांटिटी आती है, क्योंकि यहाँ मीडियम की बात की जा रही है और मीडियम में एक क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक किसी स्पेशल पार्टिकुलर एक मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। पार्टिकुलर एक मीडियम के लिए, यानी खास एक मीडियम के लिए, विशेष एक माध्यम के लिए वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
ठीक है। तो इसलिए इस कांस्टेंट की जगह पे क्या आ सकता है, इस कांस्टेंट की जगह पे आ सकता है अपवर्तनांक। क्या आ सकता है, अपवर्तनांक। तो अब हम पहले भी समझे अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो आपका आंसर भी यही बनेगा कि जिसमें जो है, जिसमें लाइट की स्पीड, प्रकाश की चाल नियत बनी रहे। जैसे एयर है तो एयर का अपवर्तनांक अगर एक है तो हमेशा कहीं की भी एयर होगी उसका अपवर्तनांक एक ही होगा, और हमेशा उसमें प्रकाश की चाल एयर या वैक्यूम में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो हमेशा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से ही ट्रेवल करेंगे। तो उसको क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। अब अपवर्तनांक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यानी कि इस कांस्टेंट की जगह पे कौन सी क्वांटिटी आएगी, इस कांस्टेंट की जगह पे आएगी अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को हम किससे लिखते हैं भाई, यन से लिखते हैं या म्यू से। म्यू, ये म्यू है, या यन से लिख सकते हैं। तो आप यन से लिखिए, सिंपल ही पड़ता है, म्यू से भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप म्यू से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू या यन। क्या बना, यन। अब मीडियम एक से ही, अगर मीडियम एक है, ये मीडियम दो है, तो मीडियम एक से मीडियम दो में जा रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, 1n2, 1n2 ऐसे लिखिए, या ऐसे लिख दीजिए n12, ऐसे लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपवर्तनांक जो होता है वह हमेशा दो मीडियम के साथ लिखा जाता है। जैसे इसके सापेक्ष इसका लिखा गया, अपवर्तनांक को अकेले लिखा जाता है, अपवर्तनांक को किसी से कोरिलेट करके लिखा जाता है। ठीक है, तो कोरिलेट करके जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, n12 बनेगा। क्या बनेगा, n12। मतलब ये है कि वह जो है किसी भी क्वांटिटी के साथ, यानी किसी भी दूसरे मीडियम के साथ लिखा जाएगा, किसी भी दूसरे मीडियम के साथ लिखा जाएगा हमेशा। ठीक है, तो अब आप इस नियम को नोट कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नियम है दूसरा। ठीक है, जिसे स्नेल नियम भी कहते हैं। चाहे स्नेल नियम पूछे या प्रकाश अपवर्तन का द्वितीय नियम पूछे तो आप यही लिखेंगे, फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट रेशियो ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड रेशियो ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट रेशियो बिटवीन इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, उसके लिए जो इंसिडेंस एंगल की कोसाइन होगी, जो कोसाइन होगी साइन आई, और जो रिफ्रैक्शन एंगल की कोसाइन होगी साइन आर, को हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट। तो फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट रेशियो बिटवीन कोसाइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड कोसाइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस फिनोमेना या दिस लॉ इज नोन एज रिफ्रैक्शन सेकेंड लॉ, या इसी को लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल नियम। अब इस कांस्टेंट की जगह पे मैंने कहा अपवर्तनांक का था, तो अब आप अपवर्तनांक समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको उसका आगे बढ़ाऊंगा। अगर ध्यान देना, अगर यही घटना इधर तक प्रकाश कर जा रही हो, इधर से इस मीडियम में जा रही, तो ये n21 हो जाएगा, क्योंकि पहला माध्यम ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा फिर, तो ये वाटर से उसमें जा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये एयर से वाटर में जा रहा है ना। अगर मान लो ये एयर है और ये वाटर है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, AN W लिखेंगे, क्योंकि ऐसे लिखा जाता है ना, 1n2 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे। तो 1 कौन है, एयर है, तो एयर हो गया। 2 कौन है, वाटर है, तो AN W हो गया। तो ये ऐसे लिखा हुआ 1n2 लिखिए चाहे AN W लिखिए। ठीक है, तो अभी मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ अपवर्तनांक को कैसे लिखा जाता है। ठीक, देखिएगा, लास्ट टॉपिक है ये आपका।
तो इसको समझ लीजिए कि अपूर्णांक क्या होता है। तो आपकी हेडिंग होगी अपूर्णांक।